पहले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा टारगेट्स। यानी अगर हम इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो ये हर घंटे में तकरीबन 42 हमले बनते हैं। बिल्कुल, और ये नंबर्स किसी भी आम इंसानी दिमाग के लिए नाकाबिले फहम है। हाँ, मैं यही सोच रही थी। ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो ईरान के खिलाफ हालिया अस्करी मुहिम थी, उसके आदादोशुमार हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये रफ्तार किसी इंसानी फौज के बस की बात तो है ही नहीं। असल में ये तभी मुमकिन हुआ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने इस जंग की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। सही। और आज के इस गहरे तज्जिये में हमारा बुनियादी मकसद ये बात वाज़ेह करनी ज़रूरी है कि हम किसी सियासी फरीक की हिमायत नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पर है। बिल्कुल। हमने चैनल 4 न्यूज़, DW न्यूज़, डेमोक्रेसी नाउ और पाकिस्तान टीवी डिजिटल की रिपोर्ट्स का बगौर जायजा लिया है। मकसद ये समझना है कि एआई किस तरह जंग की रफ्तार और उसकी बुनियादी नोयत को बदल रहा है। क्योंकि देखें, इन नंबर्स को सुनकर पहला ख्याल यही आता है कि ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं है। मतलब जब हम 1000 टारगेट्स की बात करते हैं ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मिलिट्री की फैसला साजी का पूरा निजाम ही बदल चुका है। राइट। माजी में तो इसमें हफ्ते लग जाते थे। एग्जैक्टली। माजी में इंसानी एनालिस्ट्स घंटों तक ड्रोन फुटेज देखते थे, सैटेलाइट इमेजेस को कंपेयर करते थे, फिर रिपोर्ट्स बनती थी। अब एल्गोरिदम्स उन्हीं टेराबाइट्स ऑफ डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस कर रहे हैं। तो इंसान वहां क्या कर रहा है? इंसान सिर्फ वहां खड़ा उस मशीन की स्पीड को देख रहा है। चलें इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। एक एल्गोरिथम आखिर इतने डेटा पॉइंट्स को इतनी जल्दी जोड़ता कैसे है? हमारी रिसर्च के मुताबिक इस सब की शुरुआत प्रोजेक्ट मेविन से हुई थी। हाँ, प्रोजेक्ट मेविन जो 2017 में शुरू हुआ था। सही, 2017 में। और इसका बुनियादी मकसद चाइना की तेजी से बढ़ती ही मिलिट्री टेक का मुकाबला करना था, राइट? और तब उन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप की थी। लेकिन वो पार्टनरशिप ज्यादा अरसा चल नहीं सकी, क्योंकि उस वक्त गूगल के 3000 से ज्यादा मुलाजिमीन ने शदीद एहतजाज किया था। ओह हाँ, उनका मुतालबा था कि उनकी बनाई हुई टेक किसी को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने बेसिकली मैनेजमेंट को मजबूर कर दिया कि वो इस वॉर बिजनेस से बाहर निकल आए। तो जब गूगल ने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा तो उस खला को पुर करने के लिए पैलेंटियर नाम की कंपनी आगे आई। अच्छा, पैलेंटियर। हाँ, और वहां से इस प्रोजेक्ट ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अब मिड 2025 तक यूएस मिलिट्री के 20,000 से ज्यादा एहलकार इस सिस्टम को बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। 20,000 लोग? मतलब पैलेंटियर की इस तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके CTO श्याम शंकर ने इस टेक्नोलॉजी को फौजियों के लिए एक आयरन मैन सूट करार दिया। हाँ, आयरन मैन सूट वाली मिसाल उन्होंने दी थी। लेकिन उनका दावा था कि ये प्रोडक्टिविटी को 50 गुना बढ़ा देता है। उन्होंने एक मिसाल दी जहां यूएस एयरबोर्न यूनिट के सिर्फ 20 लोगों ने AI की मदद से वो काम किया जिसके लिए पहले 2000 फौजियों की जरूरत होती थी। सही बात है। पर मुझे इस आयरन मैन वाली बात पर थोड़ा एतराज है। देखें, आयरन मैन में टोनी स्टार्क के पास मुकम्मल कंट्रोल होता था ना। वो AI यानी जार्विस से सवाल करता था, बहस करता था। बिल्कुल, वो एक टूल की तरह था। हाँ, यहाँ जिस तरह मशीन खुद टारगेट्स तय कर रही है, ये आयरन मैन से ज्यादा टर्मिनेटर के स्काईनेट वाली फीलिंग दे रहा है मुझे तो। ये फर्क बहुत अहम है जो आपने पॉइंट आउट किया। आयरन मैन सूट इंसान की जिस्मानी ताकत बढ़ाता है, जबकि यहाँ हम ज़हनी ताकत और फैसला साजी की बात कर रहे हैं। राइट। जब 20 लोग 2000 लोगों का काम कर रहे हैं ना, तो वो असल में खुद डेटा एनालाइज नहीं कर रहे, वो सिर्फ मशीन के नतीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मेविन का सिस्टम ड्रोन्स और सैटेलाइट्स के डेटा को मिलाकर एक डिजिटल मैप पर रेड बॉक्सेस बना देता है कि यहाँ दुश्मन है। तो इस स्पीड का असली नुकसान क्या है? अगर 20 लोग 2000 का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है हर फैसले पर सोचने का वक्त इंतहाई कम हो गया है। एग्जैक्टली। और मिलिट्री जबान में इसे डिसीजन कंप्रेशन यानी फैसला साजी का सुकराव कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक गाड़ी को 200 मील फी घंटा की रफ्तार पर चला रहे हो। वहां हल्की सी गलती का नतीजा भी तबाहकुन हो सकता है। बहुत अच्छी मिसाल है, और ये डिसीजन कंप्रेशन जंग का सबसे खतरनाक पहलू बन चुका है। गजा की हालिया मिसाल ही देख लें, जहां लैवेंडर नाम का AI सिस्टम इस्तेमाल हुआ। हाँ, उस लैवेंडर सिस्टम ने अकेले ही 37,000 मुमकिन टारगेट्स की निशानदेही की थी ना। बिल्कुल, 37,000। अब सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह है कि 37,000 लोगों का बैकग्राउंड चेक करने का वक्त किसके पास होता है? किसी के पास नहीं। तस्दीक का म्यार सिर्फ उस मशीन का कॉन्फिडेंस स्कोर रह जाता है। जैसे एल्गोरिदम कहता है, मैं 90% श्योर हूं कि ये थ्रेट है। ओह माय गॉड, इस पर मुझे वो ऑन द रिकॉर्ड कोट याद आ रहा है जिसने मुझे वाकई हिला के रख दिया था। एक इंटेलिजेंस अफसर ने बताया कि वो हर टारगेट को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ 20 सेकंड्स देता था। सिर्फ 20 सेकंड्स? हाँ, मतलब हम 20 सेकंड्स में एक आम सी ईमेल ठीक से नहीं पढ़ सकते और यहाँ किसी पर बॉम्ब गिराने का फैसला हो रहा है। और उसने ये भी कहा कि इंसान सिर्फ एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल बन गया है, यानी बस तस्दीकी मोहर। बिल्कुल। और वो अपने दिमाग से ज्यादा उस मशीन पर भरोसा करने लगा था। साइकोलॉजी में इसको कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहा जाता है। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग? अच्छा, ये क्या होता है, थोड़ा समझाएं। देखिए, जब आप एक इंसान पर इतना मालूमात का बोझ डाल दें जो उसकी जहनी सलाहियत से ज्यादा हो और ऊपर से वक्त का दबाव भी हो, तो वो अपना जहनी बोझ नेचुरली मशीन पर डाल देता है। मतलब वो सोचना बंद कर देता है। हाँ, वो बेहिसी का शिकार हो जाता है। शुरू में तो कहा गया था कि AI गलतियां कम करेगा, आम शहरियों की जान बचेगी, लेकिन इस बेतहाशा स्पीड ने उस एक्यूरेसी को ही खतरे में डाल दिया है। सही। और हम जानते हैं कि AI मशीन्स कितनी बेवकूफ़ाना गलतियां कर सकती हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट के उस शुरुआती मॉडल वाली रिपोर्ट देखी थी जहां एल्गोरिदम स्क्रीन पर एक हथियार और एक आम ग्रोसरी बास्केट के दरमियान फर्क ही नहीं कर पाया। बिल्कुल, क्योंकि AI के पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। हाँ ना, एक इंसान को पता होता है कि बाजार में जाते हुए हाथ में बास्केट होगी, बंदूक नहीं। लेकिन AI तो सिर्फ पिक्सल्स और कॉन्ट्रास्ट देखता है
और सबसे हैरानकुन बात, जब ये गलती पकड़ी गई तो माइक्रोसॉफ्ट ने एल्गोरिदम ठीक करने के बजाय अपनी कैटेगरीज ही सिंपल कर दी। हाँ, उन्होंने सिर्फ इंसान और गाड़ी की कैटेगरी छोड़ दी। तो अब सोचें, अगर स्क्रीन पर हर शख्स सिर्फ इंसान के टैग के साथ चल रहा है तो जंगजो और आम शहरी का फर्क तो मशीन के लिए वैसे ही खत्म हो गया। और ये मिसाल किसी ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर की नहीं है। जब आप ऐसे नाकिस मॉडल्स को रियल मिलिट्री ऑपरेशंस में डालते हैं तो इसके नतीजे बहुत संगीन होते हैं। बिल्कुल। ईरान में लड़कियों के स्कूल पर जो हमला हुआ, जहां 170 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे, वो बहुत दर्दनाक वाकया था। पेंटागन अब इस तहकीक पर मजबूर है कि क्या प्रोजेक्ट मैविन ने किसी पुराने डेटा की बुनियाद पर उस स्कूल को टारगेट बना दिया। एआई को थोड़ी पता है कि पिछले साल वहां अस्करी तहरीक थी, पर आज वहां स्कूल है। सही, वो तो बस अपने हिसाब से टारगेट मार्क कर देगा और इंसान उस 20 सेकंड के दबाव में उस पर एतमाद करके हमला कर देगा। अगर ये सिस्टम्स इतनी भयानक गलतियां कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें बनाता कौन है। मिलिट्री तो बैठकर अपनी कोडिंग नहीं कर रही ना, ये तो यही प्राइवेट टेक कंपनीज बना रही हैं। ये इस मामले का सबसे पेचीदा हिस्सा है। प्रोजेक्ट मेवन के पीछे जो एआई मॉडल डेटा एनालाइज कर रहा था, वो एंथ्रोपिक नाम की कंपनी का मॉडल था, जिसे क्लॉड कहा जाता है, राइट? हाँ, क्लॉड। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एंथ्रोपिक का हमेशा से दावा रहा है कि उन्होंने 2 सुर्ख लकीरें यानी रेड लाइंस तय की हुई हैं। पहली ये कि उनका एआई अवामी निगरानी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा। और दूसरी ये कि फुल्ली ऑटोनॉमस वेपन्स यानी खुदकार हथियारों का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन जब आप अपना मॉडल मिलिट्री को बेच देते हैं तो इन रेड लाइंस की क्या हैसियत रह जाती है? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के वक्त जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक हमले से चंद घंटे कबल एंथ्रोपिक के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान किया। हाँ, ये तब की बात है जब ऑपरेशन बस शुरू ही होने वाला था। एग्जैक्टली। उन्होंने हटाने का हुक्म दिया, लेकिन मिलिट्री ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम एक्टिव वॉर के बीच में इस एआई को अनप्लग नहीं कर सकते। और ये हुकूमत और मिलिट्री की एक प्राइवेट टेक कंपनी पर ऐसी डिपेंडेंसी है जिसकी शायद तारीख में पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। और जब एंथ्रोपिक पर पाबंदी लग रही थी तो वहां ओपन एआई और उनके सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एंट्री मारी। बिल्कुल, बाकी टेक जायंट्स ने इसे एक बहुत बड़ा कारोबारी मौका समझा। हाँ, उन्होंने फॉरेन डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। अपनी पुरानी पॉलिसीज जहां मिलिट्री यूज पर पाबंदी थी, उन्हें रातों रात तब्दील कर दिया। लेकिन अवाम का रिएक्शन भी तो देखें। अवाम किसी कंपनी से ज्यादा ताकतवर होती है। जब लोगों को पता चला कि चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी जंग का हिस्सा बन रही है, तो एक ही दिन में चैट जीपीटी के अनइंस्टॉल्स में 300% इजाफा हुआ। 300%? वाकई ये बहुत बड़ा नंबर है। लोग ऐप डिलीट करने लग गए और उसके मुकाबले में एंथ्रोपिक की ऐप क्लोथ दुनिया की नंबर 1 ऐप बन गई। तो पब्लिक प्रेशर की वजह से सैम ऑल्टमैन को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा और कॉन्ट्रैक्ट्स में दोबारा गार्डरेल्स लानी पड़े। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आलमी सतह के अस्करी फैसले किसी पार्लियामेंट में नहीं बल्कि इन टेक सीईओज के बोर्डरूम्स में तय हो रहे हैं। सही कह रही हैं आप। नेशनल सिक्योरिटी आमतौर पर हुकूमत का मामला होती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि सिलिकॉन वैली की चंद कंपनीज की टर्म्स ऑफ सर्विस और पीआर स्ट्रैटेजीज दुनिया का अमन तय कर रही हैं। अगर कल को कोई कंपनी अपना सर्वर बंद कर दे तो मिलिट्री तो अंधी और बहरी हो जाएगी। बिल्कुल, मिलिट्री एपीआई के जरिए इन प्राइवेट सर्वर्स पर मुनहसिर है। तो फिर एहतिसाब यानी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? अगर ईरान के स्कूल जैसा हमला दोबारा हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? वो 20 सेकंड वाला इंसान, वो एआई मॉडल या वो टेक कंपनी? अस्करी क़यादत मसलन एडमिरल ब्रैड कूपर वगैरह तो वाज़ेह कहते हैं कि ट्रिगर दबाने वाला आखिरी शख्स इंसान होता है, तो जिम्मेदारी उसकी है। पर ये तो कोई मंतकी बात ना हुई ना। उस बेचारे इंसान को तो पता ही नहीं कि पीछे क्या चल रहा है। एग्जैक्टली इसे हम ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। अगर इसे एक मिसाल से समझें, फर्ज करें एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट का किचन है और हेड शेफ एक एडवांस्ड एआई है। अच्छा। वो सेकंड के 1000वें हिस्से में एक डिश तैयार करता है और मैनेजर यानी जो इंसान है, उसके पास बस 20 सेकंड है ये तय करने के लिए कि डिश कस्टमर को देनी है या नहीं। जबकि उस मैनेजर ने ना डिश बनते देखी ना चखी। बिल्कुल। अब अगर किसी कस्टमर को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो क्या सारा कसूर उस मैनेजर पर डालना ठीक होगा कि तुमने तस्दीक की थी? एआई मिलिट्री में बिल्कुल यही कर रहा है। सही, इंसान को सिर्फ 1% दिखाई जाती है और उसे नहीं पता कि एआई ने मैथ्स क्या लगाई है पीछे। तो फिर उसे अकाउंटेबिलिटी का दावा तो बहुत खोखला लगता है। और ब्लैक बॉक्स की ये मैथमेटिक्स ना किसी जज्बात या इखलाकियात पर बेस नहीं करती। किंग्स कॉलेज लंदन की वो जो तहकीक है, वो इस पूरे तज्जिए की सबसे डरावनी बात है। ओह हाँ, जहां उन्होंने एआई मॉडल्स को एक सिमुलेटेड क्राइसिस में टेस्ट किया था। बिल्कुल, फर्जी आलमी बहरान में उन्होंने देखा कि हालात खराब हो तो एआई क्या करेगा, और नतीजा क्या था? 95% दफा इन एआई मॉडल्स ने मामले को फौरन न्यूक्लियर सिग्नलिंग यानी जौहरी धमकियों तक पहुंचा दिया। 95%? ये तो सीधा दुनिया के खत्मे की तरफ जाना है। ऐसा क्यों करता है एआई? क्योंकि एआई को मौत का खौफ नहीं होता। उसके लिए लाखों लोगों का मरना कोई जज्बाती मसला नहीं है। उसे सिर्फ एक मैथ इक्वेशन सॉल्व करनी होती है जिसमें उसे जीतने के चांसेस मैक्सिमाइज करने। सही। जब टाइम प्रेशर होता है तो एआई सबसे कतई और एग्रेसिव रास्ता चुनता है। न्यूक्लियर एस्केलेशन उसके लिए बस एक हाई इंपैक्ट वेरिएबल है और कुछ नहीं। यह साबित करता है कि मशीन की लॉजिक इंसानी बका की लॉजिक से कम्प्लीटली मुख्तलिफ है। और हम सिर्फ यहाँ अमेरिका की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना की पीएलए की जो तैयारियां हैं वो तो एक अलग ही लेवल पर है। हाँ, पीएलए के 9000 से ज्यादा एआई प्रपोजल्स तैयार हैं। और इनमें सिर्फ दुश्मन के टैंक्स ढूंढना नहीं है बल्कि स्पेस और ऑर्बिटल टारगेटिंग भी शामिल है। और सबसे ज्यादा जो मुझे परेशान करने वाली बात लगी वो उनका कॉग्निटिव वॉरफेयर पर फोकस है, यानी ज़हनी जंग। बिल्कुल, डीप फेक सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं ताकि दुश्मन की आवाम और फौज को इतनी झूठी ऑडियोज और वीडियोस दी जाएं कि उनके लिए सच और झूठ का फर्क ही खत्म हो जाए।
इसका मकसद ही बिना फिजिकल हथियारों के दुश्मन को जहनी तौर पर शिकस्त देना है। लेकिन देखें, तस्वीर का एक मुस्बत रुख भी है। अच्छा, वो क्या? एआई का इस्तेमाल दिफाई यानी डिफेंसिव पर्पसेस के लिए नागुज़ीर हो चुका है। मसलन एजिस वेपन सिस्टम जो समंदरी जहाज़ों पर इस्तेमाल होता है। राइट, डिफेंस भी तो एआई से ही होगा अब। बिल्कुल। मुस्तकबिल में जब दुश्मन का हाइपरसोनिक मिसाइल माच 5 या माच 10 की रफ्तार से आएगा तो किसी इंसान के दिमाग में इतनी ताकत नहीं कि वो उसे देखकर कैलकुलेट करके रोक सके। सही, वहां तो एआई स्पीड ही हमारी ढाल बन सकती है। हाँ, वहाँ मुकम्मल ऑटोनॉमस एआई सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। और एक और फ़ायदा ये है कि ये सिस्टम्स बहुत तफसीली डेटा लॉग्स बनाते हैं। कहा कि बाद में अगर कोई गलत हमला हो जाए तो हम तहकीक कर सकें। एग्जैक्टली। हम उन लोगों को रिवर्स इंजीनियर करके देख सकते हैं कि क्या सेंसर फीड ब्लर थी या एल्गोरिदम ने इन्फ्रेंस गलत निकाली थी। लेकिन गलती पकड़ी भी जाए तो नुकसान तो तब तक हो चुका होता है ना। असल मसला ये है कि हम एल्गोरिदम को ऐसे डिजाइन करें कि वो अपने स्टेप्स उस 20 सेकंड वाले इंसान को आसान लफ्जों में समझा सके। बिल्कुल, तभी वो इंसान वाकई डिसीजन मेकिंग लूप में कोई किरदार अदा कर सकता है। अगर इस सारी गुफ्तगू को मैं आम जिंदगी से जोड़कर देखूं तो अजीब सी फीलिंग आती है। हम और आप दफ्तरों में ईमेल्स लिखने के लिए या कोडिंग ठीक करने के लिए जो एआई रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही बेसिक टेक्नोलॉजी इस वक्त किसी मैदान जंग में ये तय कर रही है कि बम कहाँ गिरना है। ये वाकई होश उड़ाने वाली हकीकत है। और अब सवाल ये नहीं रहा कि एआई क्या कर सकता है, सही, इजाजत देनी भी चाहिए या नहीं। इन्हीं सोचों के साथ इस गहरे तज्जिए को समेटते हैं, पर जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक आखिरी बात छोड़कर जाना चाहती हूँ जो मुझे परेशान करती है। जरूर। आज हम ठीक है इस बात पर फिक्रमंद हैं कि इंसान के पास सिर्फ 20 सेकंड्स हैं फैसला करने के लिए। लेकिन जरा तसव्वुर करें जब दोनों मुखालिफ ताकतें पूरी तरह एआई सिस्टम्स पर मुनहसिर हो जाएंगी और जब वो एआई मॉडल्स मशीन की रफ्तार से एक दूसरे के काउंटर अटैक्स का जवाब देने लगेंगे, तो क्या एक वक्त आएगा जब जंग की मंतिक इतनी तेज हो जाएगी कि किसी इंसानी जहन के बस में नहीं रहेगी? वाकई ये सोचने की बात है। का शुक्रिया। अगले मौजू तक के लिए अपना ख्याल रखें।